बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अभी आपको गद्य खंड से पाठ 7 पतझर से टूटी पत्तियाँ पढ़ा रही हूँ, जिसका पहला प्रसंग मैंने आपको गिन्नी का सोना पढ़ा दिया है। संभवतः वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसी पाठ का जो दूसरा प्रेरक प्रसंग है, झेन की देन, उसे मैं अब आपको पढ़ाने जा रही हूँ। ये जो दूसरा प्रसंग है, झेन की देन, ये बौद्ध दर्शन में वर्णित जो ध्यान पद्धति होती है, उस पद्धति की याद दिलाता है, जिसके कारण जापान के लोग आज भी अपने व्यस्ततम दिनचर्या के बीच कुछ चैन के पल जी लेते हैं, क्योंकि उनका जो दिमाग है वो बहुत तेज काम करता है, बहुत मस्तिष्क उनका तेज काम करता है। तो उसके कारण वे मनोरुग्ण बहुत ज़्यादा होते हैं, मनोरोगी जिसको कहना चाहिए, बहुत ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर वही उसी ध्यान पद्धति पे आधारित एक छोटा सा झेन परंपरा की जो देन है, टी सेरेमनी, उसी को इस अंश में दिखाया गया है। तो मैं जब उसे पढ़ाऊँगी तो आपको समझाऊँगी। तो अब मैं आपको इस आगे के दूसरे प्रसंग को पढ़ाने जा रही हूँ। दूसरा प्रसंग जो है वो है आपका झेन की देन। तो आप भी तैयार हो जाइए अगले प्रसंग को पढ़ने के लिए मेरे साथ। अब देखिए बच्चों, हम आ गए झेन की देन पर। अब झेन की देन की जो कथा है वो कैसे शुरू हो रही है, लेखक क्या अनुभव कर रहा है, किन चीज़ों को देख रहा है, वो सारी चीज़ें आपको बता रहे हैं हम यहाँ पर। तो मैं अंश को पढ़ के आपको समझाती हूँ। जापान में मैंने अपने एक मित्र से पूछा, यहाँ के लोगों को कौन सी बीमारी अधिक होती है? मानसिक। उन्होंने जवाब दिया, यहाँ के 80% लोग मनोरुग्ण हैं। इसकी क्या वजह है? तब देखिए, कहने लगे, हमारे जीवन की रफ्तार बढ़ गई है। यहाँ कोई चलता नहीं बल्कि दौड़ता है, कोई बोलता नहीं बकता है। जब हम अकेले पढ़ते हैं तब अपने आप से लगातार बड़बड़ाते रहते हैं। अमेरिका से हम प्रतिस्पर्धा करने लगे हैं। 1 महीने में पूरा होने वाला काम 1 दिन में पूरा करने की कोशिश करने लगे हैं। वैसे भी दिमाग की रफ्तार हमेशा तेज ही रहती है। उसे स्पीड का इंजन लगाने पर वह रफ्तार 1000 गुना अधिक तेज दौड़ने लगती है। फिर एक क्षण ऐसा आता है कि जब दिमाग का तनाव बढ़ जाता है और पूरा इंजन टूट जाता है। यही कारण है जिससे मानसिक रोग यहाँ बढ़ गए। तो देखिए, पाठ के अंश में क्या बताया है। लेखक ने कहा कि एक बार जापान में वो अपने मित्र से पूछते हैं बातचीत के दौरान कि जापान के लोगों को कौन सी बीमारी अधिक होती है। तो उनका जवाब था मानसिक। और उन्होंने कहा कि यहाँ के 80% लोग जो हैं मनोरोगी हैं। मनोरुग्ण मतलब मनोरोगी, मानसिक रोग से ग्रसित हैं। तो बड़ा आश्चर्य लगा लेखक को। उन्होंने कहा, इसकी क्या वजह है? तो कहने लगे, इसकी वजह जो सबसे बड़ी है वो है कि हमारे जीवन की जो रफ्तार है बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ जीवन की रफ्तार ही ज़्यादा है। हमारे यहाँ कोई चलता नहीं, पूरा जीवन भागता रहता है, दौड़ता रहता है। बोलने की स्थिति में हम नहीं होते, हम बकने की स्थिति में आते हैं। बोलना एक शालीनता का प्रतीक है, बकना बहुत अधिक ज़्यादा बोलना, तो बकने की स्थिति में होते हैं। इन्होंने और क्या समझाया कि जब हम अकेले पढ़ते हैं तब अपने आप से लगातार बड़बड़ाते रहते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि काम की अधिकता, महीनों महीनों के काम को दिनों में पूरा करना, घंटों का काम मिनटों में कर लेना, तो सीधी सी बात है उसका असर तो शरीर पर ही जाएगा। तो यहाँ यही दिखाया गया कि जापान में लोग मनोरोगी बहुत ज़्यादा होते हैं। जापानी लोग
अमेरिका से स्पर्धा कर रहे हैं, प्रतियोगिता कर रहे हैं। वो सोचते हैं कि हम महीनों का काम एक दिन में पूरा करेंगे, और उसके लिए दिमाग की रफ्तार तो तेज़ रहती है, उसमें स्पीड का इंजन भी लगा देते हैं। दिमाग तो सभी का तेज़ चलता है, मन और मस्तिष्क की रफ्तार को तो हम बांध नहीं सकते, तो वो तो तेज़ होती ही है। और अगर उसमें भी स्पीड का इंजन लगा दिया जाए तो 1000 गुना रफ्तार तेज़ हो जाएगी। अब ऐसी स्थिति में जब हम महीनों का काम एक दिन में, एक दिन का काम घंटों में, घंटों का काम मिनटों में करने लगेंगे, तो उसका सारा असर दिमाग पर ही जाएगा और दिमाग में तनाव बढ़ जाएगा। तनाव बढ़ने के कारण पूरा इंजन टूट जाएगा, शरीर की प्रक्रिया खराब हो जाएगी, और शरीर की प्रक्रिया खराब होगी तो मानसिक रोगों की संख्या बढ़ती जाएगी। काम तो बहुत हो जाएगा, पैसे तो बहुत हो जाएंगे हमारे पास, लेकिन रोगियों में मानसिक रोग अत्यधिक बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर इन्होंने यही समझाने की कोशिश की। लेखक कभी अपने मित्र से बात करते हुए ये सारी चीज़ आपस की बातचीत में समझता है। फिर शाम को वह मुझे एक टी सेरेमनी में ले गए। फिर ये टी सेरेमनी जो वहाँ की परंपरा की बहुत अच्छी सी चीज़ है। वास्तव में ये कहना चाहिए कि बौद्ध दर्शन में जो ध्यान पद्धति है ये मुख्य रूप से उसी पर आधारित है। तो टी सेरेमनी की जो तौर तरीके हैं, टी सेरेमनी में क्या कैसे किया जाता है, इसका वर्णन करके उन्होंने उस ध्यान पद्धति पर इशारा किया है समझने के। तो टी सेरेमनी कितनी सुंदर से तरीके से की जाती है, अब उसका वर्णन चल रहा है। तो देखिए क्या कहते हैं आगे। शाम को वह मुझे एक टी सेरेमनी में ले गए। चाय पीने की एक विधि, देखिए टी सेरेमनी कहने के मतलब वहाँ चाय पीने का एक तरीका है ये, जिसको जापानी जो है उसे कहते हैं चा नो यू। आपको प्रश्न में भी पूछा जा सकता है कि इसका क्या नाम है, तो आपको याद होना चाहिए चा नो यू। तो ये चाय पीने की एक विधि है जापान की, उसे कहा है। अब ये कैसे होती है, कहाँ होती है, उसके बारे में आगे ये बताते हैं। देखिए ध्यान से, इन्होंने कहा कि अब ये कहाँ की जाती है वो देखिए। वह एक 6 मंजिली इमारत थी, जहाँ मतलब लेखक को लेके मित्र उनका गया। वह एक 6 मंजिली इमारत थी जिसकी छत पर दफ्ती की दीवारों वाली तातामी चटाई को कहते हैं, जो हम ज़मीन पर बिछाते हैं बैठने वगैरह के लिए, उसे तातामी है। तो दफ्ती की दीवार थी, कार्डबोर्ड दफ्ती की दीवार बनाई गई थी और ज़मीन पे चटाई बिछाई गई थी। तो तातामी की ज़मीन वाली एक सुंदर पर्णकुटी का मतलब होता पत्तों की कुटिया, यानी जिस जगह पर टी सेरेमनी मनाई जा रही थी वो एक पत्तों की कुटी थी। छोटी सी कुटिया बनाई गई थी, उसके अंदर एक छोटी चटाई बिछी हुई थी और उसकी जो दीवारें थी वो दफ्ती की बनी हुई थी। बाहर बेढप सा एक मिट्टी का बर्तन था। अब देखिए तौर तरीका बताया जा रहा है कि उस पर्णकुटी के सामने, उस पत्ते की कुटिया के सामने जहाँ टी सेरेमनी की जा रही है, उसके सामने एक मिट्टी का बर्तन रखा है, घड़े के आकार का समझ लीजिए या कुछ भी। बेढप मतलब बहुत सुंदर आकार नहीं था, तो एक मिट्टी का बर्तन रखा था। अब उसमें पानी भरा हुआ था। तरीका देखिए सिखा रहे। अब जब पानी भरा था तो हमने अपने हाथ पांव इस पानी से धोए। तो उस कुटिया में बैठने के पहले वो हाथ पांव धुलाते हैं, तौलिए से पोंछे और अंदर गए। देखिए ये हमारी पुरातन परंपरा की ओर ध्यान जा रहा हमारा आपका, कि पुरातन परंपरा में जब हमारे घर कोई मेहमान आता था तो सबसे पहले हम उसके पांव धुलाते थे, हाथ पांव पोंछते थे, फिर उसे बैठने का स्थान देते थे। ठीक उसी परंपरा की ओर इशारा करा है कि देखिए बर्तन जो पानी का था उससे हाथ पांव धुलाया, तौलिए से पोंछा और अंदर बिठाया। अब अंदर क्या होता है वो देखिए। अंदर चाजीन बैठा था, चाय बनाने वाला चाजीन। हमें देखकर वह खड़ा हुआ, कमर झुकाकर उसने हमें प्रणाम किया। ये वहाँ का तौर तरीका कि जब पर्णकुटी में वो बैठते हैं तो वहाँ चाजीन जो रहता है,
चाय बनाने वाला जो है वो वहाँ रहता है और मेहमान को देख के खड़ा होता है। फिर उसने झुककर प्रणाम किया। दो झो, आइए तशरीफ़ लाइए। दो झो मतलब आइए तशरीफ़ लाइए, आइए बैठिए, आपका स्वागत है। वेलकम किया। तशरीफ़ ला रखने के मतलब हुआ कि आपका स्वागत करके आपको बिठा रहा है। तो उसने ये कहा कि आइए बैठिए, कह के उसने स्वागत किया। बैठने की जगह हमें दिखाई, इशारा किया और बैठने की जगह पे बैठ गया। अब देखिए टी सेरेमनी की प्रक्रिया उस मेहमान के सामने शुरू हो रही है। कैसे वो चाजीन सारे कामों को कर रहा है, अब यहाँ पर वो बताया जाएगा। तब उसने क्या किया, चाय पीने वाला आ गया, पर्णकुटी में बैठा है, उसके हाथ पैर धुला दिए गए, आराम से बैठा। चाजीन ने स्वागत किया, बैठने का स्थान दिया और उसके बाद उसने अंगीठी सुलगाई। अब चाय बनने जा रही है, अंगीठी सुलगाई गई, वहीं पर अंगीठी सुलगाई गई। हमारे आपकी घर की परंपरा होती तो लोग इसे हास्यास्पद मानते कि अरे मेहमान के सामने, लेकिन नहीं, वहाँ की ये टी सेरेमनी ऐसे ही मनाई जाती थी। तो उन्होंने अंगीठी सुलगा दी। अब उस पर एक चाय के लिए बर्तन रखा, चायदानी जिसको कहा है, चाय बनाने के लिए एक बर्तन रखा। बगल के कमरे में जाकर कुछ बर्तन ले आए। अब चाय बनाना है तो कप तो चाहिए, ट्रे तो चाहिए, तो सारी चीज़ें, कुछ बर्तन गए अपना लेके आए। तौलिए से बर्तन साफ़ किए, बर्तन ले आए और उन्हीं के सामने उन्होंने साफ़ किया बर्तन, मेहमान के सामने। तो बर्तन को साफ़ किया। सभी क्रियाएं इतनी गरिमापूर्ण ढंग से की कि उसकी हर भंगिमा से लगता था मानो जय जयवंती के सुर गूंज रहे हों। उन्होंने कहा कि सामने चाजीन ने चाय का बर्तन रखा, बगल के कमरे से जाके कुछ बर्तन ले आया, फिर तौलिए से उसको खूब अच्छे से साफ़ किया और बड़े प्रेम पूर्वक, बड़े ही गरिमापूर्ण ढंग से, बड़े ही शानदार तरीके से उसने मनोयुक्त, अपने बड़े मन लगाकर अपने इस काम को पोंछना, साफ करना, धीरे धीरे तौर तरीके से उस कार्य को वो करता जा रहा है, जैसे कोई विजय हासिल कर लिया, कोई शांतिपूर्वक कोई स्वर, जीत का स्वर गूंज रहा हो। इस तरीके से वातावरण में बना के, बड़े शालीन वातावरण में ये सारी प्रक्रियाएं चल रही हैं। वहाँ का वातावरण इतना शांत था कि चायदानी के पानी का खदबदाना भी सुनाई दे रहा था। इतने शांत वातावरण में ये सारी प्रक्रियाएं हो रही थी। कोई, हमारे यहाँ कोई सेरेमनी होती है तो हो हल्ला होता है, गाना बजाना होता है, नाच कूद होता है, नहीं, यहाँ की इस जैन परंपरा की जो टी सेरेमनी है बहुत ही शांत वातावरण में हो रहा था। इसीलिए इसको बौद्ध दर्शन की ध्यान पद्धति से जोड़ा गया है। तो इतना शांत वातावरण वहाँ का था कि जो चायदानी के बर्तन में पानी उबल रहा था, खदबदाना मतलब उबल रहा था, वो उबलने का जो खदबदाने का जो उबलने का जो स्वर था पानी का, वो भी सुनाई पड़ रहा था। तो कितनी शांति उस स्थान पे रही होगी, ये सोचिए आप। अब देखिए आगे क्या हो रहा है। अब पानी उबल रहा था, चाजीन ने चाय तैयार कर ली, फिर उसने चाय को तैयार करके वो पूरी प्रक्रिया को आगे दिखाता है। देखिए क्या होता है आगे, अब आपको बताएं। चाय तैयार हुई, उसने वह प्यालों में भरी, चाय तैयार हो गई, कप प्याले जो होते हैं उसमें चाय डाली गई, फिर वे प्याले हमारे सामने रख दिए गए, फिर मेहमान के सामने वो प्याले आ गए, चाय का कप आ गया। वहाँ हम 3 मित्र ही थे। इस विधि में शांति मुख्य बात होती है। तो इस टी सेरेमनी की जो विशेषता है, वो विशेषता ये है कि वहाँ शांति होनी चाहिए और संख्या ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो वहाँ पर उन्होंने बताया कि वो 3 लोग ही थे और बहुत शांतिपूर्वक तरीके से, बिना हो हल्ले के, बिना शोर शराबे के चाय उबल रही थी, उबलने तक की आवाज़ सुनाई पड़ रही थी और उसे कप में डाली गई और उसको मेहमान के सामने खिसका दी गई, रख दी गई। पूरा वातावरण शांत है, इसलिए वहाँ 3 से अधिक आदमियों को प्रवेश नहीं दिया जाता। इस टी सेरेमनी की दूसरी खासियत इन्होंने बताई, दूसरी विशेषता बताई कि इसमें 3 आदमी होते हैं और प्याले में चाय भी बहुत नहीं होती है।
आपने बहुत जगहों पे देखा, भरे भरे ग्लास की चाय पकड़ा दी जाती है। नहीं, यहाँ पर चाय में प्याले में सिर्फ दो दो घूंट चाय होती है और उसे हम होठों से प्याला लगाकर एक एक बूंद चाय पीते हैं। अब उस चाय के प्याले को हाथ में लेकर होठों पे लगाकर बूंद बूंद चाय पी जाती है, मतलब बहुत धीरे धीरे उस दो घूंट चाय को पीना रहता है। ये चाय पीने की जो प्रक्रिया है वो मन और मस्तिष्क को एक शांति प्रदान करती है। यहाँ पर लेखक ने उसी ओर हमारा ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की है। करीब 1.5 घंटे तक चुस्कियों का यह सिलसिला चलता रहा। मतलब वो दो घूंट चाय पीने में कितना समय लगा? 1.5 घंटे। हमको और आपको तो शायद विश्वास भी नहीं हो रहा होगा, ऐसा संभव है क्या? लेकिन वहाँ की परंपरा है, वैसे ही चाय पी जाती है। तो उन्होंने उसे 2 घंटे, जो 1.5 घंटे में जो 2 घूंट चाय थी वो 1.5 घंटे में चुस्कियाँ ले लेके धीरे 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 चुस्कियाँ लेते हुए शांत वातावरण में पीते हैं। पहले 10-15 मिनट तो मैं उलझन में पड़ा। अब लेखक ने कहा कभी वो तो ऐसी चीज़ देखे नहीं थे। उन्हें लगा ये कैसे संभव है, ये सारी चीज़ें तो बड़े परेशानी का कारण है। तो उन्हें बड़ा आश्चर्य लगता है कि 2 घूंट चाय 1.5 घंटे तक चुस्की कहाँ संभव है। तो 10-15 मिनट तो लेखक का बस ये सोचने में निकल गया कि इस 2 घूंट को चाय को कितनी देर तक वो पी पाएंगे। भीड़ भड़क्का भी नहीं है, मैंने बिल्कुल बोलचाल की भाषा में आपको समझा दिया। कोई शोर शराबा भी नहीं है, नाच गाना भी नहीं हो रहा है, वातावरण भी बिल्कुल शांत है। तो उस 2 घूंट चाय को लेकर लेखक बड़ी उलझन में पड़ा रहा। 10-15 मिनट तो वो सोचता रहा क्या करे। फिर देखा दिमाग की रफ्तार धीरे धीरे धीमी पड़ती जा रही है। थोड़ी देर में बिल्कुल बंद भी हो गई। मुझे लगा मानो अनंत काल में मैं जी रहा हूँ। अब लेखक ने जब वो चाय पी, वो सारी चीज़ें, तो थोड़ी देर के बाद उसको ऐसा लगा जैसे उसका दिमाग जो है बिल्कुल शांत पड़ गया हो। किसी ध्यान पद्धति को करते समय, किसी ध्यान मुद्रा में होने पे जैसे मन और मस्तिष्क को जो शांति मिलती है, उस चाय के घूंट के साथ ही साथ जैसे लगा कि वो मन और मस्तिष्क भी उनका बिल्कुल शांत पड़ गया हो। इस तरह का भाव लेखक को प्रतीत होता है। और फिर आगे देखिए क्या होता है। थोड़ी देर में बिल्कुल बंद हो गई। मुझे लगा मानो अनंत काल में मैं जी रहा हूँ। यहाँ तक कि सन्नाटा भी मुझे सुनाई देने लगा। अब दिमाग की जो रफ्तार थी धीमी से धीमी होती चली गई। शांति का वातावरण है। अनंत काल में जैसे लगा वो जी रहे हैं। उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा था कि मन और मस्तिष्क में इतनी शांति कैसे हो सकती है। उन्हें चारों ओर सिर्फ सन्नाटा ही सन्नाटा सुनाई पड़ रहा था। तो उन्होंने यही दिखाया है यहाँ पर। और दिमाग का तनाव इसलिए बढ़ता है क्योंकि दिमाग के कार्य करने की जो गति होती है तेज होती है, और जापानी अपने दिमाग में स्पीड का इंजन लगा लेते हैं तो वो और कई गुना बढ़ जाती है। तो इस तरीके से इसी कारण वहाँ मनोरोगी होते हैं और उन्हें ध्यान की आवश्यकता होती है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई हैं। और लेखक उस चाय को पीने में उसे लगा कि उसका दिमाग जो है बिल्कुल सन्नाटे की आवाज़ तक उसे सुनाई पड़ रही है। पूरा सन्नाटा सुनाई पड़ रहा, एक अद्भुत शांति की अनुभूति हो रही है। रफ्तार जैसे कुछ देर के लिए बंद हो गई हो और उसका जीवन किसी अनंत काल में बहुत दूर चला गया है। जैसे हम अपनी ध्यान मुद्रा में जब होते हैं तो हमें अपने आसपास की चीज़ें तक नहीं सुनाई पड़ती, हमें अपनी आवाज़ें
चिड़ियों की चहक, पेड़ों की, हवाओं की सरसराहट तक सुनाई देने लगती है। तो यहाँ पर लेखक को वैसी ही अनुभूति होने लगती है, एक अद्भुत शांति की अनुभूति जिसको कहते हैं, कि वैसी लेखक को अनुभूति होती है। फिर देखिए आगे क्या होता है। अक्सर हम या तो गुजरे हुए दिनों की खट्टी मीठी यादों में उलझे रहते हैं या भविष्य के रंगीन सपने देखते रहते हैं। हम या तो भूतकाल में रहते हैं या भविष्य काल में। असल में दोनों काल मिथ्या है। अब इन्होंने कहा कि हम मनुष्यों का स्वभाव क्या होता है कि हम जब कभी कहीं बैठते हैं तो आज क्या है इसको तो सोचते ही नहीं, कल क्या हुआ था या कल क्या होगा ये सोचकर भविष्य की योजनाएं बनाते हुए खट्टी मीठी यादों में उलझे रहते हैं। भविष्य के रंगीन सपने देखते रहते हैं कि कल ऐसा होगा वैसा होगा, और हम तमाम चीज़ों को मन और मस्तिष्क में भर लेते हैं। हमारे पास सोचने के लिए सिर्फ दो ही मुद्दे होते हैं, या तो वो होता है जो हम पीछे बिता चुके हैं, या तो वो होता है जो अभी आया नहीं है, जिसको एक को हम भूतकाल कहते हैं और दूसरे को हम भविष्यकाल कहते हैं। तो भूतकाल बीत चुका है, भविष्यकाल आया ही नहीं है, दोनों हमारे सामने नहीं है। तो वास्तव में जब हम दोनों ही हमारे सामने नहीं है तो दोनों ही झूठ है, दोनों को हम मिथ्या कहेंगे। मिथ्या मतलब झूठ, दोनों ही झूठ है। एक चला गया, दूसरा आया ही नहीं। और हमारे सामने है क्या? हमारा वर्तमान, यही सत्य है। जिस जीवन को हम अभी जी रहे हैं इसी को वर्तमान कहते हैं, और सत्य यही है। लेकिन हम अपना समय व्यतीत करते हैं किन चीज़ों में? या जो पीछे छोड़ दिए या जो आगे आने वाला हो। एक बीत गया, एक आया ही नहीं है, और हम अपना सारे जीवन का चक्र इन्हीं के बीच फंसा के रख देते हैं। सत्य से हमारा परिचय ही नहीं होता। हमारे सामने जो वर्तमान क्षण है वही, उसी को हम सत्य कहते हैं। उसी में जीना चाहिए मनुष्य को। लेकिन हमारे स्वभाव ऐसा होता है कि हम पीछे क्या बर्बाद कर चुके उसे सोचते हुए अपनी ज़िंदगी दे देते हैं, और आगे हम योजनाएं बनाते हुए, सपने देखते हुए अपनी ज़िंदगी खराब करते हैं। वर्तमान भी उसके चलते खराब हो जाता है। तो यहाँ पर यही उन्होंने बताया। चाय पीते पीते उस दिन मेरे दिमाग से भूत और भविष्य दोनों काल उड़ गए। तब उन्हें लगा कि सच्चाई तो वर्तमान की होती है जिसे हम नज़रअंदाज कर देते हैं। तो उस 2 घूंट चाय को जब लेखक ने 1.5 घंटे तक पिया तो उन्हें लगा कि उनके दिमाग से भी भूत और भविष्य दोनों साफ हो गए, निकल गए कहीं। केवल वर्तमान क्षण जो था उनके सामने आ गया, और वह अनंत काल जितना विस्तृत था। अब उन्होंने वास्तव में अपने वर्तमान को समझने की कोशिश की। तब उनको समझ में आया कि जो बीत गया उसे याद करने से कोई फ़ायदा नहीं, और जो आया नहीं उसकी योजनाएं बनाने से कोई फ़ायदा नहीं। सामने तो हमारा वर्तमान है, जिसको हम अपने बीते हुए कल और अपने आने वाले कल के साथ अपना आज भी बिगाड़ देते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने यही कहा, अपने सच्चाई से उनका सामना हो जाता है, और उस सच्चाई से सामना होने पे उनका जो वर्तमान क्षण रहता है वो उन्हें अनंत काल की तरह लंबा दिखाई देने लगता है। तब वो जानते हैं कि सच वास्तव में यही है, जीना इसी को कहते हैं। तो इन्होंने यहाँ पर यही बताने की कोशिश की है कि जीना इसी का नाम है, जिसे हम भूल चुके हैं, जो हमारा कल था, जो वापस नहीं आएगा, उसमें जीवन डाल के पूरे समय हम उसको सोचते रहें तो हम फिर मनोरोगी वाली स्थिति में आ जाएंगे, पागल बन जाएंगे। हमें अपना आज भी खत्म करने के कगार पे हम पहुंच जाएंगे। और अगर हम भविष्य के सिर्फ रंगीन सपने बनाते रहेंगे, वर्तमान को भूल जाएंगे, तो वर्तमान बिगड़ेगा, तो वो भूत और भविष्य दोनों बिगाड़ देगा। तब वो
भूत और भविष्य दोनों बिगाड़ देता है। वर्तमान में ये खूबी है कि वो अगर हम उस पर ध्यान नहीं देंगे तो हमारे पीछे तो कल बिगड़ा ही था, हमारा आने वाला कल भी बिगड़ जाएगा। तब लेखक को लगा कि वास्तव में बौद्ध दर्शन की जो ये ध्यान पद्धति है, जीना इसी का नाम है, जीना इसी को कहते हैं। लेखक को तब ये मालूम हुआ। लेखक को और क्या लगता है कि आम आदमी किस तरह इस भूत और भविष्य के जाल में अपने आप को उलझा देता है, जिसको मकड़ी के जाले की तरह खुद बुनता है, खुद उसमें फंसा रह जाता है, अपने आप बुनता है और स्वयं अपने निकलने का रास्ता नहीं बना पाता। और जो हमारा वर्तमान है, जिसमें हम जी रहे हैं, उसको हम समझने को तैयार ही नहीं है। अब ऐसी स्थिति में ये बताइए कि हमने तो अपना तीनों बिगाड़ लिया। भूत तो हमारा बिगड़ा ही था, जो कल था वो तो बिगड़ा ही था, आने वाला आया ही नहीं, वो तो बिगड़ेगा ही, क्योंकि हमने अपना वर्तमान सोचा ही नहीं। तो स्थिति क्या बन रही है कि भूत, वर्तमान और भविष्य सब चौपट हो गए, सब खत्म हो गए, सब उड़ गया। तब लेखक को लगा कि सच्चाई यही है। ये जो शांति उस पर्णकुटी में आकर लेखक को मिली, जिस 2 घूंट चाय को वहाँ 3 लोग बैठकर शांतिपूर्ण वातावरण में चुस्की लेके पी रहे थे, जैसे उससे दिमाग की रफ्तार शांत हो गई। दिमाग हर पल कुछ न कुछ सोचता है। अगर हम ये सोचें कि हम अपने शरीर से यहाँ बैठे हैं तो हम दिमाग से कहीं पहुँच सकते हैं। दिमाग इतना तेज रफ्तार से चलता है, लेकिन हमें अपने दिमाग की रफ्तार को ही तो रोकना है, तभी तो हम अपना वर्तमान बना सकेंगे, तभी तो हम अपना वर्तमान संवार सकेंगे। अगर हम अपना वर्तमान सुधार नहीं सकते तो हमारा भूत तो बिगड़ा ही था, भविष्य तो बिगड़ेगा ही। तो लेखक ने अपने छोटे से इस अंश में, इस झेन की देन परंपरा में जो टी सेरेमनी दिखाई है, उसके पीछे का जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य को हमें समझने की आवश्यकता है कि वो उद्देश्य क्या है। वो उद्देश्य है एक शांति का, एक हमें शांति प्राप्त होनी चाहिए, और उस शांति के लिए ही हमें अपने दिमाग की रफ्तार को धीमा करना पड़ेगा, अपने सत्य से हमें परिचित होना पड़ेगा, अपने भूत और भविष्य को भूलना पड़ेगा, अपनी वास्तविकता का सामना करना पड़ेगा। तब जाकर के हम अपनी सही स्थिति में आ पाएंगे। तो पल भर के लिए लेखक को लगता है, चाय पीते पीते उस दिन मेरे दिमाग से भूत और भविष्य दोनों काल उड़ गए थे। तब लेखक को ऐसी अनुभूति होती है, देखिए, केवल वर्तमान क्षण जो रहता है उनके सामने बचा रहता है। आज, अपना आज वो देखने लगते हैं। जिस क्षण में बैठकर वो चाय पी रहे हैं, उसको सोचते हैं, उसको देखते हैं, तब वो लगता है कि यह आज हमारा जो वर्तमान है, ये तो वास्तव में अनंत काल की तरह विस्तृत है, बहुत बड़ा है। इस वर्तमान को हम बहुत कुछ कर सकते हैं, इससे हम अपना भविष्य बना सकते हैं। लेकिन जो मनुष्य का स्वभाव होता है वो ऐसा नहीं होता। और आज तकनीकी युग में, जब हम आपसे तकनीकी युग की बात करें, तो इस तकनीकी युग में तो आज हर व्यक्ति के दिमाग में स्पीड का इंजन लग ही गया है। उसको हमेशा ये लगता है
कि भविष्य के सुनहरे सपने सजा लेने से ही हमारा वर्तमान संवर जाएगा। शायद उसको ये नहीं पता कि सपनों से दुनिया नहीं चलती, सपनों से दुनिया की वास्तविकता से हम भागते हैं। हमें अपना वर्तमान संवारने की आवश्यकता है। सही स्थिति में जीना हम तब सीखेंगे जब हम अपने वर्तमान से परिचित होंगे। इसी को लेखक ने अंत में आकर इस झेन की देन के इस प्रसंग में अंत में आकर इसे समझता है वो कि जीना किसे कहते हैं अब उसने जाना, उस दिन मालूम हुआ। देखिए लाइन पर ध्यान दीजिए, जीना किसे कहते हैं उस दिन मालूम हुआ। लेखक को उस चीज़ की अनुभूति यहाँ आकर हुई। इस टी सेरेमनी में लेखक ने भी शुरू में जब अपने मित्र से मिलता है तो उसने यही पूछा था कि यहाँ सबसे ज़्यादा बीमारी कौन सी होती है, तो उसका उत्तर मिला था मनोरुग्ण, मानसिक रोगी। और जब वो टी सेरेमनी में आता है तब वहाँ की शांति, वहाँ की चीज़ों से उसने अपने वास्तविक स्वरूप से अपना परिचय बनाया। तब उसे समझ में आया कि जीना किसे कहते हैं, उसे ये मालूम हुआ। झेन परंपरा की यह बड़ी देन मिली है जापानियों को। तो जापानी अगर अपने दिमाग में स्पीड का इंजन लगा के काम करते हैं तो झेन की जो ये परंपरा है, झेन परंपरा की जो ये देन है जो जापानियों को मिली है, उससे वे अपने दिमाग को शांत भी करते हैं। टी सेरेमनी से उन्हें इस तरह के बौद्ध दर्शन की पद्धति का आभास होता है। वे अपने मन और मस्तिष्क को पूर्णतया शांत कभी कर लेते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर लेखक ने झेन की देन प्रसंग के माध्यम से और एक नई चीज़ टी सेरेमनी की जो खासियत है, जो विशेषताएं हैं, उससे हमारा और आपका परिचय कराया। तो यहाँ पर लेखक ने झेन की देन कहकर, ये झेन परंपरा की देन कहकर के कितनी सुंदर बातें हमें बताई। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें पसंद आई होंगी, अच्छी लगी होंगी और इसकी व्याख्या भी समझ में आ गई होगी। तो मैंने इस पतझड़ से टूटी पत्तियों के दोनों प्रसंग को आपको समझा दिया, गिन्नी का सोना और झेन की देन। तो मैं इसी उम्मीद के साथ, इसी आशा के साथ यहाँ पर इसका अंत करती हूँ और अगले वीडियो में इसके प्रश्न उत्तरों के माध्यम से पुनः आपसे मिलती हूँ।